चलिए, सो वी आर बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आई थॉट कि ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, खत्म हो जाएगा आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 5, इट्स नॉट लेक्चर नंबर 1, दिस इज लेक्चर नंबर 5 एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट सेक्शन बचा हुआ था, मैक्सिमम चीज हमने इसके अंदर ऑलरेडी कवर अप कर दी है। मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मैं जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ एंड आल्सो योर केमिस्ट्री मेंटर एट एसटीबीजी। आई थॉट अभी तक आप सभी मेरे को अच्छे से जान चुके होंगे। आगे बढ़े तो एमयू 2023 के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा, साथ में 90 प्लस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और अलॉन्ग विद 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे आपको। साथ में अगर मैं बात करूं तो आप एमयू के हर कोर्स के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ एमयू एंट्रेंस 2023 के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी। और ये दोनों काम कहाँ से हो सकता है भाई? ये दोनों काम हो सकता है आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है। और एप्लीकेशन है STBG Academy, वहां डाउनलोड करिए एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत आसान डॉलमेट प्रोसेस है। अगर दिक्कत हो रहा है तो टीम को ईमेल करिए, टीम से भी कांटेक्ट करिए, आपको एनरोलमेंट समझा दी जाएगी कैसे आप इन दोनों कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद देखो एमयू बेसिक का पेपर अभी 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 खत्म हुआ है और यकीन मानो टेस्ट सीरीज से बहुत सारे सवाल आए हैं, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल रही है और अपकमिंग टेस्ट सीरीज अगले 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 सीजन के लिए भी आएगी एमयू बीएससी के लिए, जिसके अंदर 5 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में 500 प्रीमियम क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे भी बेस्ड होंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट की कवरिंग होगी जो होगी मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी और ये सारी चीजें अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एप्लीकेशन के थ्रू आप इन सभी चीजें का एक्सेस ले सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुई थी, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी इसके अंदर कवर अप कर ली, कंसंट्रेशन सेल शुरू कर दिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? नर्स्ट इक्वेशन कंसंट्रेशन सेल में कैसे लगाते हैं। उसी के साथ साथ अगर नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना हो हम पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर के टर्म में, हमने प्रेशर कैलकुलेट करना भी सीखा था, है ना? तो और along with हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे, है ना? Friday's law. फैराडे लॉ का भी हमने पढ़ा था, जिसमें फैराडे लॉ था और फैराडे लॉ हमने पढ़ा था। अब स्लाइड बची नहीं है तो लेट मी ऐड सम स्लाइड, उसके बाद हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल भी हमने लगा लिए थे पिछले सेशन में, जिन्होंने नहीं देखा वो जाओ, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए, तो आज की लेक्चर की शुरुआत होगी आगे। और आगे जो बचा हुआ है, अब देखो लास्ट चीजें इसके अंदर बची हुई है और वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाला पार्ट। तो आज का टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से। सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए और आपने पढ़ी भी है। ठीक है, और आई थॉट कि आपको पता भी हो। अगर मैं बात करूं इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो हमने सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ी हुई है ना? और जब हम बातें इलेक्ट्रिसिटी की करते हैं तो आपको पता है कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं और दूसरे को इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर बोला जाता है ना? आप सभी ने पढ़ रखा है कि जो कंडक्टर होता है वो एक ऐसे मटेरियल होते हैं, है ना, जिनके अंदर क्या है, एक ऐसा मटेरियल जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ Flow can. करते हैं। मतलब एक ऐसा Yes. मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो पाए, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। जैसे जो हमारे आसपास के जो मेटल्स दिखते हैं, है ना, वायर्स दिखते हैं, केबल्स दिखते हैं, तो बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं। तो थोड़ा इसके अंदर लिख लीजिए कि कंडक्टर जो होता है ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस लिख लीजिए और मटेरियल्स लिख लीजिए, जो क्या करते हैं, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। मतलब अपने अंदर से क्या अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होना अलाउ करते हैं। वेयर एज जिसको नॉन कंडक्टर, नाम से क्या पता लग रहा है, जो कंडक्टर नहीं है वो नॉन कंडक्टर। मतलब ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को इजिली अलाउ कर दे कि चलो भाई ठीक है तुम एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हो, तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। वेयर अगर नॉन कंडक्टर की बात करें तो नॉन कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस और मटेरियल्स व्हाट, विच Don't allow electric current. which do not allow
इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट। मतलब बेसिकली ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं, तो हम इसको कंडक्टर नॉन कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी और बातें करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स पे। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स पे, तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में थोड़ी, मतलब ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, वो बेसिकली आया कहां से, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, उसका ओरिजिन। जैसे कि हमने पहले पहले उससे भी पहले क्या पढ़ा कि कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ कंडक्टर्स। तो दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया क्या, कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि दो तरह कंडक्टर्स हो सकते हैं, एक तो मेटालिक कंडक्टर्स, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर्स वाला पार्ट हम कहाँ पढ़ते हैं जी, फिजिक्स के अंदर, है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, हम उसके अंदर से देखते हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा है। वेयर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करूं तो ये हमको पढ़ना है केमिस्ट्री के। इसीलिए मैंने पहले क्या लिखा, पहले ये लिखा कि हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाला पार्ट। मतलब ये शुरू करने से पहले मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया कंडक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टर्स, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, हम मान तो गए कि मेटेलिक कंडक्टर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम इस पूरे चैप्टर यानी केमिस्ट्री के अंदर पढ़, और अभी तक हम वही तो पढ़ते आ रहे थे ना यार। क्या हो रहा था, चार्जेस का फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर जो होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो इसके अंदर होता है वो किसके हेल्प से होता है, ड्यू टू फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। याद है, पढ़े हो फिजिक्स के अंदर, क्लास 10 में भी पढ़े होगे ना। Yes, sir. और इवन तुम्हारे 12 के फिजिक्स के अंदर भी ये चीजें हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिनको बोला जाता है। मोबाइल मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हो उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है ना। तुम्हारे जैसे तुम्हारा जो फोन है उसको मोबाइल क्यों बोला जाता है, कभी कभी गैर किए कभी कभी इस चीज पर गौर किए हो कि उसको मोबाइल फोन क्यों बोला जाता है। मोबाइल फोन इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि आप उसको अपने पॉकेट में रख के इजीली एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं, मतलब उसका मूवमेंट हो सकता है। इसीलिए जो आप सेल फोन आप देखे हो अपने हाथ में लिए हुए हो, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए उसको मोबाइल बोला जाता है। तो मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। आपका जो मोबाइल फोन है उसका भी मतलब मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ है, कि जो फोन है आपके हाथ में, जो सेल फोन है, उसको आप बहुत इजी टू कैरी है, वो आराम से पैकेट के अंदर रख के और एक जगह दूसरे जगह उसका उसका मूवमेंट करा सकते हैं आप, इसलिए उसका नाम रखा गया मोबाइल फोन, है ना। सेल फोन और मोबाइल फोन, है ना। तो मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। तो मेटेलिक कंडक्टर्स के जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वेयर एज अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है ये होता है ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस। और ये फ्री आयंस या तो आपको मोल्टेन स्टेट में मिलेंगे या फिर एक्वस स्टेट में मिलेंगे। मतलब ये फ्री आयंस कहां से पैदा होते हैं भाई, या तो कोई सब्सटेंस मोल्टेन स्टेट में होगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा, या फिर वो एक्वस स्टेट में होगा, मतलब उसको पानी में डाल देंगे किसी सब्सटेंस को तो वो अपने फ्री आयंस में टूट जाएगा, और जो फ्री आयंस मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। तो डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसलिए मेटालिक कंडक्टर्स को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर, क्लियर हुआ। Yes, sir. जैसे अगर मैं कुछ मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल्स होता, क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, Percop. है ना, कॉपर हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, हो सकता है, Yes, सिल्वर हो sir. सकता है ना। वेयर एज
अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर बात करूं तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। यस, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, CuSO4, NaCl, ZnSO4। तो दोनों अलग अलग है ना, काम दोनों का एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, लेकिन अलग अलग केस में, अलग अलग स्टडी में। एक को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो दूसरे को हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। क्लियर। तो इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है ना, जो कंडक्शन होता है वो किसके हेल्प से होता है, इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से होता है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं, NaCl हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, हाँ, AgNO3 हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यानी यहां से मेजर डिफरेंस एक याद रख लो, कि यहाँ कंडक्शन होगा या तो मेटल, है ना, या फिर सॉलिड एलिमेंट जैसे कॉपर, ग्रेफाइट या सिल्वर। और यहाँ जो कंडक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन क्लियर हो गया सबको। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, इसमें भी दिक्कत है तो बताओ, मैं समझा देता हूँ बस। समझ आ गया सबको। हम्म। क्लियर है सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अब मैं बात करूं, अब जैसे मैंने तुमको पहले पहले और थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले जैसे तुमको मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट, और थोड़ी बात इलेक्ट्रोलाइट भी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब चलो भाई थोड़ी बातें कर लेते हैं इस पे भी। और जब इलेक्ट्रोलाइट आ ही गया है, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ही पढ़ने वाले हैं, तो पहले थोड़ी बातें तो जाननी पड़ेगी ना, उसके बाद हम भीतर आएंगे इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सवाल यह है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में डालते ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। मतलब ये क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयन में। डिसोसिएट व्हेन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन। कंप्लीटली डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब क्या होना भाई, डिसोसिएट का मतलब क्या होता टूटना। है, टूटना। टूटना। कंप्लीटली वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मैं अभी एग्जांपल देके समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। कंप्लीटली NaCl डिसएसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वस मतलब अरे पानी में डालते हैं यार। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली नॉट डिसोसिएट नहीं हो, है ना, partially डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, यस, या फिर पार्शली बोल लो, डू नॉट डिसोसिएट, या फिर लिख लो इसको पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन। जैसे, जैसे देखो मैं बताता हूँ, एक्वा सोल्यूशन, जैसे देखो, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक, NaCl। अब NaCl क्या एक इलेक्ट्रोलाइट है, देखो मैंने पीछे लिखवाया है, हाँ देखो, इट इज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट तो है। तो अब NaCl को जो ही हम एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे ना, ये बेसिकली क्या होगा, Na कंप्लीटली प्लस डिसोसिएट हो गए। Cl माइनस। Cl माइनस, इन दोनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब 100%, ये जो NaCl 100% लिए थे, ये 100% अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, पूरा का पूरा NaCl अपने अपने आयंस में टूट चुका है। ठीक। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूं, लेट्स से CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना। तो अगर इसका हम क्या देखते हैं, डिसोसिएशन देखते हैं, तो ये किस में टूटता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। अब प्लस। इसके अंदर अगर मैं CH3 मान लो 100% ले रहा हूं ना, तो ये जो डिसोसिएशन होगा ना, ये 100% नहीं होगा, अराउंड 60 to 80% डिसोसिएशन होता है। तो क्या यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, नहीं। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। यस सर। जैसे अगर मैं यस सर। एग्जांपल ले लूं H3PO4, तो ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में।
अब लेट्स से अगर मैंने इसका 100% लिया ना, तो इसका भी डिसोसिएशन अराउंड 72 to 76% ही होता है। तो क्या यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है? ना, यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये भी एक क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ऐसे समझ लो कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा का पूरा क्या हो, अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, अपने आयंस में टूट जाए, है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी बची रह जाती है। जैसे CH3COOH में 100% लिया था, उसमें 70 to 80% ही टूट पाए, है ना, 15 to 20% बचे ही रह गए, वो ब्रेक ही नहीं हुए, तो हम उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? आई थॉट इट इज। चलिए, तो यस ये बात सर। थी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब यहाँ शुरू होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाला पार्ट। मैंने इसको पढ़ाने से पहले थोड़ी बेसिक इंट्रो दे दी, ताकि आगे ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ना बड़ा यूज होने वाला है, ये दोनों शब्द का तो पता तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने पहले बता दिया ताकि बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। और सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या होती है? रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल आर डिनोट करते हैं। क्या होता है भाई रेजिस्टेंस? सबने पढ़ रखा है भाई, सेम रेजिस्टेंस हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब यस सर। कि जो क्या हो रहा था, मैं तुमको क्या बताया कि कंडक्टर्स तो ऐसे मटेरियल होते हैं, तो लेट्स से ये कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर के थ्रू मस्त, ये वायर क्या है? एक कंडक्टर, यानी मेटल का बना हुआ वायर है। तो मेटल का बना हुआ वायर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? रेजिस्टेंस होगा कि लेट्स से अगर हम यहाँ से करंट पास कर रहे हैं, तो करंट के अंदर क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मस्त आराम से यहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, यानी इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहे थे एकदम इजीली, है ना। लेकिन इसी करंट को अगर कोई बीच में आके रोक देना, तो उस रोकने वाली प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। यानी कंडक्टर की रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चाहती नहीं है कि करंट का फ्लो हो, ये करंट के फ्लो को अपोज करती है, यानी ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, करंट के फ्लो के रास्ते में एक रुकावट होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिक वही है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सिंपली लिख लो कि इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट ऑफ, यार आज का लेक्चर बड़ा बेसिक बेसिक है ना, फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को बहने से रोकता है ये, इसलिए इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक। और तुमको ये पता है कि जो मेटालिक कंडक्टर ऑफ फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ते हो, तो उसके अंदर तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है? सबने ओम्स लॉ पढ़ा है? अरे ये तो यस सर। सबको पता होगा, ये सबसे बेसिक लॉ होता है, सब जानता है, हर हर इक्वल हर आई आर। हर गधा बच्चा, हर तेज बच्चा, सबको पता होता है। V = IR, सब याद करके रखे हैं रट्टा मार के, है ना। V = IR, V = IR। तो याद रख लो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर्स हो, अगर वहां रेजिस्टेंस का टर्म है, मतलब कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना। तो यस सर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = I × R। तो अगर मैं यहां से R की वैल्यू लिखूं, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I। क्लियर? क्लियर? यस सर। यानी R को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। करंट। इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसकी यूनिट होती है ओम, ओमेगा जिसको बोलते हैं, ग्रीक लेटर ओम। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो पहला बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी था जो था रेजिस्टेंस, कैपिटल आर, इसको हमने समझ लिया। रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकती है, और उसी के मेजरमेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V = IR ओम्स लॉ के हिसाब से, तो R = V/I हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्लियर? यस ठीक है। सर। अगला टर्म मैं आपको कुछ और बातें रेजिस्टेंस के अंदर बताना चाहता हूँ, ठीक है। और वो ये है, नोट कर लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर की। किसमें? चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों के अंदर करंट का फ्लो तो होता है ना जी। और करंट के फ्लो को रोकने के लिए रेजिस्टेंस तो आएगा। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये प्रॉपर्टी है ना, ये डिपेंड्स करती है
वैसे तो 4 फैक्टर पे, लेकिन हम यहाँ मेजरली 2 फैक्टर्स पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। किस पे? एक तो लेंथ पे और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सेक्शन एरिया पे। लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई वायर नहीं होगा ना जी, ये तो मेटेलिक कंडक्टर में होगा। तो आप इसको क्रॉस सेक्शन मिटाई दो यहाँ से, यहाँ लिख लो लेंथ पे और एरिया पे। ठीक, क्या लिख लो? लेंथ पे और एरिया पे। लेट्स से लेंथ को मैंने एल बोल दिया, एरिया को मैंने ए बोल दिया। अब आप सभी ने ये चीजें पढ़ रखी है क्लास 10 के अंदर या 12 के अंदर भी, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। सबने पढ़ा है? resistance यस directly सर। proportional to length and inversely proportional to area. तो let's say this is equation number 1, this is equation number 2. तो from 1 and 2 दोनों साइड रेजिस्टेंस कॉमन है, तो मैं क्या डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि R is directly proportional to L by A? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों साइड एक रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट। दोनों को इक्वेट करो तो R is directly proportional to L by A। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कर दो दो भाई, लगाएंगे। राइट हैंड साइड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है ना, उसको हम एक सिंबल से लिखते हैं, जो सिंबल होता है रो। हेलो। तो रो एल अपॉन ए, ये भी आप रेजिस्टेंस का एक टर्म याद रख सकते हैं। तो हमने पीछे बी बाई आई लिखा, अब यहाँ रो एल बाई ए, ये भी एक टर्म होता है। ये कहाँ से आया? रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी से आया, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया क्या करेंगे, घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब दोनों को मिला दिए तो हमको हमको एक सुंदर सा एक्सप्रेशन मिल गया, जो मिल गया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? अब यहाँ यस बातें सर। थोड़ी करते हैं रो पे, जहां रो को ना हम एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या है भाई? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो हमारा अगला टर्मिनोलॉजी सेकंड नंबर लिखिए, वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं। क्या होती है भाई रेजिस्टिविटी? आओ आप थोड़ा सा देखते हैं। रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, प्रीवियस रिलेशन हमारा क्या था? आर इज इक्वल्स टू रो एल एल अपॉन ए। बाई ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब देखो मैं रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करता हूँ, बहुत लोगों को रेजिस्टिविटी पता नहीं होता, बस याद कर लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, रट्टा मार लेते हैं पूरा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, है ना। अरे उसका मतलब समझो, देखो क्या होता है। आओ देखो मैं उसका मतलब तुमको समझाता हूँ। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, आर इज रो एल अपॉन ए। मैं तुमसे कहता हूँ ना कि एक बार एक काम करो, यहाँ ना लेंथ को 1 मीटर रख दो और एरिया को जरा 1 मीटर स्क्वायर रख दो, तो फॉर्मूले में जरा पुट करिए, आर इक्वल्स टू रो वन वन अपॉन बाई वन। वन। तो क्या जो आर है वो रो के बराबर हो जाएगा? यस सर। और यहां से साफ साफ आपको क्या दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जिसके अंदर जो वायर का लेंथ है वो 1 मीटर का है, और वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर एक मीटर का लेंथ और 1 मीटर के एरिया के अंदर जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अरे जैसे लेट्स से कि ये एक लंबा सा वायर था, यस सर। ठीक है। अब मैंने मार्किंग कर ली कि 1 मीटर यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये 1 मीटर का लेंथ है, और लेट्स से कि यहाँ का और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इतने दूरी के अंदर जितना रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोल देंगे। क्लियर? मतलब ये एक बड़ा सा वायर है, और उसका अगर 1 मीटर के अंदर मैं रेजिस्टेंस को नाप लूं, तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे रेजिस्टिविटी कही जाती है। इसीलिए इसको रेजिस्टिविटी या फिर बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक और नाम है इसका, याद रखिए, बहुत यूज होगा इस चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर दिया रहता है ये। या तो आप इसको रेजिस्टिविटी बोलिए, या हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक क्यों रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई? क्योंकि हमने उसके कंडीशन को स्पेसिफिक कर दिया कि भाई लेंथ जो है वो 1 मीटर होनी चाहिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर बढ़ा के लेंथ 2 मीटर कर दिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही रह गया, तो फिर रेजिस्टिविटी नहीं कही जाएगी। वो रेजिस्टिविटी नहीं कही जाएगी। रेजिस्टिविटी कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक कंडीशन है कि लेंथ को आप 1 मीटर का ले लीजिए और एरिया को कर दीजिए 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टिविटी कही जाएगी। तो दूसरे शब्दों में रेजिस्टिविटी। हम रेजिस्टिविटी कही जाएंगे, कहेंगे। तो इसका एक डेफिनेशन लिख लिया जाए। आओ डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्या है, क्या होता है रेजिस्टिविटी का? सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है? लिख लो, द इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस होता ऑफ है,
इट में बी डिफाइंड, हाँ बच्चे रट लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, है ना। बट अभी समझोगे यहाँ से रेजिस्टेंस क्या कैसे रेजिस्टिविटी के बराबर होती है ना। लिख लो कि इट में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर लेंथ दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, एंड हैविंग एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्लियर। एक्टिविटी। यस सर। चलिए, तो यहां से अगर लेट्स से R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A है, तो अगर मेरे को रो चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, RA/L रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ लिख सकता हूं। तो ये तुम्हारा रो का रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। यूनिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यूनिट इस पूरे चैप्टर में यहाँ से। तो यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। कैसे ओम सेंटीमीटर, आओ देख लो, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट अगर मैं सेंटीमीटर में रखता हूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ भी क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, यानी रो की जो यूनिट आई वो क्या आई, ओम सेंटीमीटर। क्लियर। किसी को डाउट, यस सर। नो किसी सर। को डाउट, और कोई बोल ही नहीं रहा है, बस तानिया ही हाना बोलती है क्लास में, और कोई बोलता ही नहीं है। और लोग को नहीं समझ आ रहा है क्या। नहीं, नो सर, आ रहा है। चलो क्लियर। तो ये तुम्हारी दूसरी टर्म भी क्लियर हो गई, कौन सी, रेजिस्टिविटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर, जिसके लिए मुझे एक नया स्लाइड लेना पड़ेगा, होल्ड ऑन। हम्म, और भी ले ही लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ाना है आज के लेक्चर में। अगला टर्म ले लो एक और। अब आता है थर्ड टर्मिनोलॉजी। अब तो देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अभी तक तो तुम पढ़े थे सब, यहां से शुरू होता है एक टर्म आता है कंडक्टेंस। जैसे हमने क्या पढ़ा शुरुआत में, रेजिस्टेंस शुरू से शुरू किया था, अब हम कहाँ गए, कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, याद रखिएगा, कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। तो पीछे थोड़ा नाम सुनो, रेजिस्टेंस ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, मतलब जो कंडक्ट करेगा, जो रोकेगा नहीं, बोलेगा जाओ। तो क्या रहेगा? कंडक्टर के अंदर जो रोकता था उसको क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था उसको बोलते थे रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर क्या हो जाएगा भाई, कंडक्टर बोलेगा जाओ, रुकना नहीं है, निकलो। मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द करंट था, ये ईज ऑफ द करंट हो जाएगा, ईज का मतलब बहने देना, है ना, EASC, ईज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो लिख लो, इट इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ, Ease of flow of current. इज ऑफ फ्लो ऑफ Current. करंट थ्रू अ कंडक्टर। क्लियर। ईज का मतलब Yes sir. बहने देना, EASE, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन था जो रोकता था, और ये ईज है, ईज मतलब बहने देना, उसको आगे बढ़ने देना, है ना, ये फ्लो करने देता है, ईज। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जी जो होता है ना, वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस रोकता था, कंडक्टेंस क्या कर देता है, फ्लो कर देता है। तो जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस को अगर मैं उल्टा कर दूंगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको एक और डेफिनेशन लिखा जाता है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो या तो कंडक्टेंस को याद कर लो तुम ऐसे कि इट इज द मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या फिर याद कर लो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और मैक्स बचे यही याद रखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी आर जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन जी, जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R। ये रेजिस्टेंस से क्या होता है, 1 upon उल्टा होता R. है।
तो जी को क्या लिख सकते हैं, अगर 1/r है तो r को क्या लिखते हैं भाई, रो एल बाई ए। तो नीचे क्या हो जाएगा, रो एल, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए। मतलब जी को एक और तरह से लिखा जा सकता है क्या, ए अपॉन रो इंटू एल लिखा जा सकता है, क्योंकि Yes, रेजिस्टेंस sir. क्या होता है, रो एल अपॉन ए, पढ़े हो। Yes, sir. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए Yes. इसकी यूनिट देखिए तो क्या हो सकती है भाई, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, आओ देख लिया जाए। Inverse. ओम इनवर्स, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Ohm inverse. ओम इनवर्स। अरे या फिर 1/ओम लिख लो भाई, दिक्कत हो रहा है तो 1/ओम या ओम इनवर्स एक ही बात होती है। ठीक है, और याद रखना ओम इनवर्स को ना साइमन बोला जाता है, साइमन Yes, sir. को कैपिटल एस से भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ओम इनवर्स लिखा हो या साइमन लिखा हो एक ही बात होती है, ये यूनिट ही है। ठीक है, ये यूनिट ही है। एक सेकंड दो जरा ना मेरे को, एक सेकंड दो, किसका कॉल आ रहा है। तो ये समझ आया है ना, कि इसकी यूनिट क्या क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, साइमन, जिसको एस से लिखते हैं। ठीक, और इसी के अंदर एक और चौथा टर्मिनोलॉजी पढ़ लो आगे। जैसे हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, तो सिमिलर आ जाती है कंडक्टिविटी। अगली क्या आ जाती है, Conductivity. कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए जैसे कि रेजिस्टेंस जो है वो उसका क्या होता है, अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो कंडक्टेंस हो जाता है, Reciprocal. वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लो इनवर्स ऑफ, कैसे लिख लो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, Resistivity is called conductivity. जल्दी 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 इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर, तो Yes, इसको sir. डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, कैपिटल ए, स्मॉल ए मतलब नॉट कैपिटल ए, स्मॉल ए, इट इज डिनोटेड बाय, Kappa. यस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, हर जगह आपको कप्पा या के देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मॉल एस को, स्मॉल केसेस को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो कप्पा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/रो हो गया, Yes, sir. 1/रो, और रो क्या होता है, RA/L। रो क्या होता है, RA/L। तो कप्पा को क्या लिख सकता हूं मैं, वन L अपॉन by आर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा एल, तो ये क्या हो जाएगा L/RA लिख सकता हूं, L/RA। yes, sir. ये कप्पा है। ठीक, यूनिट, इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, Ohm ओम meter इनवर्स inverse. सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा यूनिट देखें तो नीचे क्या, ये देखो क्या होता है, या तो इसको ओम सेंटीमीटर से याद कर लो, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर से याद कर लो, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स से याद कर लो। तो देखो इतनी सारी यूनिट है, कंफ्यूज करने के लिए कोई भी यूनिट दे सकता है सवाल के अंदर, है ना। और जो इस लेक्चर को एकदम इंटरेस्ट लूज करके देख रहे हैं ना कि भाई ये तो देखे ही है, तो जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो ये सब इसी से आएगा। तुम लोग सोच रहे हो कि क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, एकदम धीरे धीरे पढ़ा के ये सब चीजों को, तो जब मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा ना तो उसमें यही पूछा गया है कि कंडक्टिविटी निकालो इसकी, रेजिस्टिविटी निकालो इसकी, इसीलिए ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो जो एकदम लूज इंटरेस्ट करके तुम लोग देख रहे हो आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर है, जल्दी खत्म हो, थोड़ा थम जाओ। ठीक है, पढ़ो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तभी करा रहा हूँ। ठीक है, तो कप्पा जो होती है 1/ओम सेंटीमीटर होती है, तो इनवर्स चलेगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स को साइन सेंटीमीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। क्लियर, ये भी क्लियर हो Yes, गई। sir. ये कनेक्टिविटी है। अब मैं थोड़ा सा एडिशनल और बताना चाहता हूँ, एक और पांचवा लिख लो। ठीक है, ये होता है सेल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जो होता है जिसको डिनोट करते हैं जी स्टार से। एक जी था, एक जी स्टार था, कंफ्यूज मत होना, जी क्या है कंडक्टेंस, जी स्टार क्या है सेल कांस्टेंट, जी स्टार क्या है सेल कांस्टेंट। और जी स्टार जो होता है ना, वो क्या होता है, रेशियो होता है लेंथ पर यूनिट एरिया, यानी लेंथ को एरिया से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको जी स्टार लिखा जाता है, यानी लेंथ पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, जी स्टार, सेल कांस्टेंट, है ना। Constant.
अब मैं यहाँ Yes, कुछ sir. इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको डिराइव कराने वाला हूँ, याद बहुत ध्यान से, कि सवाल खूब सारे पूछे गए हैं इसके अंदर से। रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन याद कर लो। सबसे पहला तो कप्पा एंड जी स्टार का रिलेशन देख लो, यानी के एंड जी स्टार आपस में कैसे रिलेटेड है, पहले तो ये देख लो। ठीक है, सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन शुरू करते हैं, एक सीक्वेंस में चलूंगा और वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिलेशन देख लो के और जी स्टार में। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। क्लियर, पीछे पड़े हम लोग। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, Yes, sir. रो एल अपॉन ए। अब एक काम करो ना, Okay. अगर मैं ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये पूरे टर्म को क्या करो, इस पूरे टर्म को एक बार इनवर्स कर दो। इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। तो मान लो मैंने इसको 1 अपॉन आर कर दिया, इसको 1 अपॉन रो कर दिया, तो ये ए बाई एल हो जाएगा उल्टा होके, ए ऊपर चल जाएगा, लेंथ नीचे चले आएगी। क्लियर। अब 1 अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी। ये 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, जी। 1 अपॉन आर क्या है, कंडक्टेंस जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी। Conductance. और 1 अपॉन रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, कप्पा, लिख सकता हूँ कप्पा। और ए Yes, बाई sir. एल क्या हो सकता है। अब देखो इसके बाद, अब देखो एल बाई ए जी स्टार होता है, तो ए बाई एल 1 अपॉन जी स्टार होगा, यानी यहां से क्या Yes, लिख sir. सकता हूँ, जी इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन जी स्टार। ये होता है रिलेशन तुम्हारा किसमें, और कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, स्टार लगा लो इस पे भी, मैं हैशटैग लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, तुमको कनेक्टिविटी दे दी जाती है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, पूछ देता है कंडक्टेंस। तो इतना ड्राइव ना करना पड़े, डायरेक्टली याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। तो के यानी रेजिस्टिविटी कप्पा और सेल कांस्टेंट जी स्टार में क्या रिलेशन होता है, जी इंटू जी स्टार। क्लियर, जी इंटू जी स्टार। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो नेक्स्ट, यही नोट कर लो। अगला रिलेशन बिटवीन के यानी कप्पा एंड रेजिस्टेंस आर, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो देख लो सिंपली। अब यहीं से मैं उठाता हूं इस वाले एक्सप्रेशन को। तो अभी हमने देखा कि कप्पा इज टू क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। अब जी को मैं 1 अपॉन आर लिख सकता हूं इंटू जी स्टार, यानी कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्टार अपॉन आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस दे देगा, रेजिस्टिविटी दे देगा, जी स्टार पूछ लेता है, या जी स्टार दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, कंडक्टिविटी पूछ लेता है, कप्पा पूछ लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो, याद तक कर लो, डिराइव करना सीख जाओगे तो खुद हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी अभी तक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर बेस्ड, जिनमें हमने टर्मिनोलॉजी को पढ़ी। किसी को दिक्कत है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, और ये दो रिलेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिलेशन, पहला कप्पा एंड जी स्टार, दूसरा कप्पा एंड रेजिस्टेंस। क्लियर, ये रेजिस्टेंस है आपका। किसी को दिक्कत है तो फटाक से बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। दिक्कत है किसी को, चलिए, आई थॉट होने नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है अगला नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आपका आता है, वो आता है, शुरू होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो जो पांचवें तक हमने क्या किया, पांचवें तक हमने क्या किया, सेल कांस्टेंट पढ़ा। छठा लिख लो लास्ट में, ये आती है तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, देखो नाम से क्या पता लग रहा है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब जाहिर सी बात है सर, यहाँ मोलारिटी वगैरह का टर्म पक्का होगा, तभी इसका नाम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, अब जरा ध्यान से देखो। जैसे हमने क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या काम किया है, इस पूरे चैप्टर में हम एक ही काम किए, क्या कि हम तो सबसे पहले बीकर लिए हैं, है ना। बीकर के अंदर क्या किए, इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, उसके अंदर क्या भरे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरे, है ना। तो लेट्स से मैंने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या किए, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक ही बीकर के अंदर हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, और इसके अंदर क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो ध्यान से समझो, ये क्या है तुम्हारा, Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, Yes, और ये sir. दोनों क्या है तुम्हारे, इलेक्ट्रोड। Electrode. अब देखो, अब ये मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझो। मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली वो कंडक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी दो इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, यूनिट डिस्टेंस पर रखते हैं, इसको क्या बोला जाता है,
यूनिट डिस्टेंस। मतलब हम क्या करें, इलेक्ट्रोड को ऐसे फिट करें जिनमें दो इलेक्ट्रोड के बीच जो दूरी है वो यूनिट हो, या तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, दोनों में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके बीकर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली कहना ये है कि हम अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको यूनिट डिस्टेंस रखें, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है इसको मैं मोलारिटी के टर्म में अगर एक्सप्रेस करूं ना, मतलब कैपिटल एम, मोलारिटी मतलब कैपिटल एम, अगर मैं ये जो सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन लेट से मैं दे दूं 2 मोलर, मतलब ये बेसिकली इसकी मोलारिटी के टर्म में मैंने क्या किया है, एग्जांपल के लिए ले लो 2 मोलर, ऐसा नहीं है कि फिक्स 2 मोलर ही होता है, मैं बस समझाने के तुमको कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है अगर मैं इसको मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस करूं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दूरी कितनी रख दूं, यूनिट डिस्टेंस, या तो 1 मीटर रख दूं या 1 सेंटीमीटर रख दूं, ये डिपेंड करता है बीकर के साइज पे, है ना। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रोड के बीच यूनिट डिस्टेंस कर दूं और ये जो मैंने नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा है इसको मैं मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं ना, तो जो कंडक्टिविटी आती है इलेक्ट्रोलाइट की उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर हो गया कि मोलर Yes, sir. कंडक्टिविटी क्या है? मतलब करना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है सर कि दो इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखना है, या तो 1 मीटर रख लीजिए या 1 सेंटीमीटर रख लीजिए, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना इसके कंसंट्रेशन को अगर मैं मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोलर Molar conductivity. कंडक्टिविटी। तो आओ लिख लो इसके अंदर कि डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of a electrolytic solution kept between the electrodes at कितने डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस, Distance पे. at unit distance apart, और ये भी लिख लो having a cross section area large enough। मतलब डिस्टेंस आप क्या कीजिए, या तो 1 मीटर रखिए या 1 सेंटीमीटर रखिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया है ना उसको थोड़ा बड़ा रखिए, मतलब इतना बड़ा रखिए कि ये जो चार्जेस हैं वो क्या हो उस पर एक्यूमुलेट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन में तुमको ये याद रखना है कि एक तो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो यूनिट डिस्टेंस में होनी चाहिए, या तो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और तीसरी चीज कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है अगर उसके कंसंट्रेशन को Molar. मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर देना तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। Molar conductivity. मतलब ये जो कंडक्टेंस होगा ना, किसका कंडक्टेंस, ये सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। Conductivity. ठीक है, तो लिख लो having cross section area large enough and the concentration of what, the concentration of electrolytic solution, Terms of molarity. Molarity. electrolytic solution expressed in term of Molarity. molarity, so capital M लिख दो, is called molar conductivity। क्लियर हो गया सबको, इसे डिफाइन करते हैं इसको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें क्या हो, यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोड रखे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो, और जो कंसंट्रेशन है उस सोल्यूशन का उसको अगर मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो जो भी कंडक्टिविटी आती है, जो भी कंडक्टेंस आता है उसको मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस दोनों लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, ओके सर। क्लियर हो यस गया। सर। चलिए, Yes, sir. तो मैंने क्या बोला इसमें, मैंने ये बोला कि ये बेसिकली क्या है, कंडक्टिविटी है ना, और मैंने किस में एक्सप्रेस किया, मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये जो डेफिनेशन मैंने तुमको बताई है, जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया है, इससे साफ साफ कंक्लूजन क्या हो सकता है कि सर अगर मेरे को मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला बनाना हो ना तो अब देखो तुम खुद ही बना सकते हो। मोलर कनेक्टिविटी को पहले लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई
इसको लिखते हैं हम कैपिटल लेमडा एम। ये कौन सा लेमडा है? देखो लेमडा ऐसे लिखा जाता है ना, ये स्मॉल लेमडा होता है। कैपिटल लेमडा को ऐसे लिखते हैं। तो अगर कैपिटल लेमडा और स्मॉल एम लिख दूं तो ये क्या है? इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी की बात की गई है। तो मोलर कंडक्टिविटी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेमडा एम, कैपिटल लेमडा एम। इट इज डिनोटेड बाई से कैपिटल लेमडा एम। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं तुमसे चाहता हूं कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुम डिराइव कर लो यहां से, जिससे मोलर कंडक्टिविटी का कोई फार्मूला हो जाए तुम्हारे पास। मैं तुमको क्या बताया कि अगर मोलारिटी को एक्सप्रेस कर अगर सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर दो मोलारिटी में, तो जितना कंडक्टेंस हो रहा है या जितनी कंडक्टिविटी रह रही है उसी को तो मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हो। मतलब सर यहां से ये साफ साफ पता लग रहा है कि लेमडा एम जो होता है वो होता है कप्पा यानी कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी। मोलैरिटी। तो ये क्या है? मोलर कनेक्टिविटी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यहां देखो क्या है, क्योंकि कप्पा जो होता है ना, उसकी यूनिट क्या होती है? मोल सेंटीमीटर में होती है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेमडा एम इज इक्वल्स टू के, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे क्या होती है? अपॉन एम। एम मतलब कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। तो ये फाइनल फार्मूला होता है तुम्हारा क्या? मोलर कनेक्टिविटी का, जो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये आपको याद रखना है किसके लिए? मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम के लिए, कैपिटल लेमडा एम के तो लिए। सर हमने इसमें 1000 को मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए किया ना कि ये जो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यस यूनिट सर। वॉल्यूम क्या होती है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है? 10⁻³ मीटर या 10⁻³ अगर मैं मीटर लिखूं तो 10⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर 1 लीटर यस वॉल्यूम सर। में 10⁻³ मीटर होता है, 10⁻3 ऊपर जाके 1000 ही तो बनेगा, यस यस सर। सर। नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने ऊपर से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो इसलिए आप एक डायरेक्ट रिलेशन याद रख लीजिए कि लेमडा एम, कैपिटल लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्लियर? मोलैरिटी। अरे यस यार सर। देखो, देखो यस ऐसे सर। समझ। मोलैरिटी वर्सेस क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। यस पर यूनिट सर। वॉल्यूम। अब मान लो कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ क्या है? 1 लीटर में है। तो 1 लीटर के अंदर क्या होगा? यहाँ मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा ऊपर है, नीचे क्या लिख सकता हूँ? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यस वॉल्यूम सर। किस तरह क्यों आता है? अब वॉल्यूम जो है उसके अंदर 1 लीटर के अंदर कितना आता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो? होता है सर। यस सर। मैं हम्म। लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन, देखो मैं बता ही देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता ही देता हूँ अच्छे से, ताकि और भी कोई देख रहा हो, ठीक है, तो पहली बार भी इस लेक्चर को देख रहा है उसको भी समझ में आए। तुम लोग तो मान लो एक बार पढ़े हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। बट आओ देखो, सवाल ये आ रहा है कि सर आपने 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया? तो आओ देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ 1000 मल्टीप्लीकेशन क्यों किया गया। देखो, जैसे कैपिटल लेमडा एम है, इसका क्या होता है? कप्पा अपॉन मोलारिटी, है ना। और आपने मोलारिटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मोलारिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या होती है? मोल्स। और वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और 1 लीटर में आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब तो होता है। लेमडा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कप्पा अपॉन मोल अपॉन 1000। अब ये ऊपर चले जाएगा ऊपर, तो लेमडा की यस वैल्यू क्या सर। हो गई? कप्पा इंटू 1000। 1000 नीचे क्या है? अपॉन मोल, मॉल। है ना। और लीटर जो क्या होती है? लीटर इसके नीचे क्या होती है? 1000। इसके अंदर क्या होती है? जैसे 1000 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगी तो ये 1 लीटर के बराबर होगा। तो नीचे अगर यस मैं सर। वॉल्यूम डाल दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? या सेंटीमीटर क्यूब को नीचे रख दो और 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मोल पर सेंटीमीटर क्यूब अगेन तुम्हारी क्या बन जाएगी? मोलारिटी बन जाएगी। तो इसको यस मैं सर। डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। 1000 मोलैरिटी। अरे यार यहाँ से सिर्फ सिर्फ 1000 को ऊपर भेजो, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब रहने दो नीचे, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब अगेन तुम्हारा क्या बन जाएगा? मोलारिटी बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैंने सिर्फ मोल पर यस। सेंटीमीटर क्यूब को यस सर। मोलारिटी में एक्सप्रेस कर दिया, तो यहाँ से लैम्डा में क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। क्लियर? यस क्लियर? ओके सर। सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। अब इसकी यूनिट की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो सकती है? मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है? अब देखो सबसे पहले कप्पा है ऊपर,
मोलर नीचे इनवर्स क्या है, नीचे क्या है? अब ये देखो, अब देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो ना कि यहाँ जो कप्पा होती है इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन। यहाँ चेक किए थे पीछे, कप्पा साइमन यूनिट लिख है मीटर कप्पा इनवर्स। यूनिट कहीं? हाँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख के। यस सर। और नीचे क्या है, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब। यहां से काटोगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो यही तो है इसकी यूनिट। क्लियर? साइमन यस सेंटीमीटर सर। स्क्वायर, यस सर। मोल इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है, लेमडा एम की यूनिट होती है। कैपिटल लेमडा एम की यूनिट क्या हो गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल मोल इनवर्स। इनवर्स। याद रहेगा? यस सर। या यस फिर सर। साइमन को और क्या लिखा जा सकता है भाई, ओम इनवर्स में लिख दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ये भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये बातें थी किस पे, यस सर। मोलर कनेक्टिविटी, इसको लिखते हैं कैपिटल लेमडा एम। क्या होती है समझ आया? कैसे डेरिवेशन आया समझ आया? 1000 मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ समझ आया? क्लियर? यस सर आ गया। तो ये थी तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी। वैसे ही एक और टर्म आती है, और वो क्या है, वो लिख लो। वो आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे पीछे मोलर कंडक्टिविटी, वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, सेम है। कुछ नहीं है, सच में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा उसके अंदर, जो कंडीशन थे वही कंडीशन है। बस चेंजेस क्या आ जाएंगे, लिख लो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है? इसके अंदर चेंज क्या होते हैं कि वहां हमने सॉल्यूशन को किसमें एक्सप्रेस किया था, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। यहां बस आप सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, बस दैट्स इट। बस खत्म। पीछे हमने अपने मोलैरिटी भी पढ़ा है, अपने नॉर्मेलिटी पढ़ा है, पढ़ा यस। है यस ना? सर। इक्विवेलेंट वेट अपॉन, पढ़ा है नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी होती है। यस सर। तो यहाँ बस सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी। बस बेसिक डिफरेंस लिख देता हूँ, बाकी डेफिनेशन सब सेम रहेगा, बस लास्ट में क्या जोड़ लीजिएगा यहां से कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, लिख लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसको लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is expressed in term of normality, इसलिए इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें इसमें अगेन वही डिनोट करेंगे, बस इसको लिख देते हैं इक्विवेलेंट को लेमडा ई क्यू। पीछे क्या लिखे थे, कैपिटल लेमडा एम जो मोलर कनेक्टिविटी थी, इसको लिखते हैं कैपिटल लेमडा ई क्यू। सॉरी, मैं देखो पाई लिख दिया, दिस इज कैपिटल लेमडा नॉट पाई। आदत हो गया बार बार वैसे पाई बनाने की। देखो मैं ये ऐसा लेक्चर ले रहा हूँ ना कि जो बच्चा पहली बार ही पढ़ा होगा ना, मैं यही मान के चल रहा हूँ तुम लोग नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वही रहेगा कप्पा। यहाँ भी 1000 का मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ गए हो कैसे? और नीचे क्या हो जाएगा, मोलारिटी वहां कैपिटल एम थी, बस यहाँ नॉर्मेलिटी कैपिटल एन हो नॉर्मेलिटी जाएगी। हो जाएगा। बस, यस सर। बस वही सेम चीजें हैं, वही सेम चीजें हैं। जहाँ एन क्या है, एन क्या है तुम्हारा, एन इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। क्लियर एवरीबडी? क्लियर हो गया सबको? यस। मोलर कनेक्टिविटी क्लियर हो गया? यस सर। मोलर कनेक्टिविटी यस क्लियर हो सर। गया? चलो, अब एक और टर्म आता है। टर्म क्या, टर्म तो यहाँ तक खत्म हो चुके हैं। अब देखो आगे थोड़ा सा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ भी डिस्कशन करना चाहता हूँ, यहाँ से थ्योरी वाले सवाल बनते हैं, ठीक है? थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे, ठीक है? असर्शन रीजन टाइप सवाल अगर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ से बनाए जा सकते हैं असर्शन रीजन के सवाल। और वो ये है, अगला है तुम्हारा टॉपिक, लिख लो वेरिएशन ऑफ, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, बहुत कम चमकेगा ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुमको समझा दूं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा विथ कंसंट्रेशन। कहा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है तुमसे कि जो वेरिएशन है, कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे बदलती है, ये हमको दिखता है। ठीक है? तो आओ थोड़ा इस चीज को समझो।
ठीक, पहले हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। एक तो पहले नॉर्मल कंडक्टिविटी, कि नॉर्मल कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कप्पा की वैल्यू है ना कैसे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, इसकी बातें थोड़ी हम करेंगे। और देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सिर्फ क्या होता है बोलो। 1 by resist अरे भाई resistivity. कनेक्टिविटी Yes, है sir. ना, ये क्या होती है कनेक्टिविटी। अब थोड़ा थोड़ा इसी को ध्यान से समझो, याद रख लो हमेशा, जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी होती है ना, वो डिक्रीज होती है कब, इन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज इन डाइल्यूशन, मतलब कि हम किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अरे यार या तो उसको डाइल्यूट करो या कंसंट्रेटेड रखो, यही तो मतलब होता है कंसंट्रेशन का। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं, मतलब मान लो कि एक सोल्यूशन था जिसकी कुछ कंडक्टिविटी पहले थी, अब मैंने डाइल्यूशन शुरू कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, मैंने उसे पानी मिलाना शुरू कर दिया, वो सोल्यूशन रखा हुआ था उसके अंदर मैंने पानी मिलाना शुरू कर दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो याद क्या रखना है कि कंडक्टिविटी हमेशा घटती है डाइल्यूशन बढ़ाने से। मतलब जितना पानी ऐड करेंगे, जितना डाइल्यूशन करेंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन के, यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है बढ़ती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अब मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। यानी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना, डाइल्यूशन का मतलब किसी भी सॉल्यूशन में पानी को मिलाना, एडिशन ऑफ वाटर। तो हमसे यही पूछा गया था ना कि कंसंट्रेशन पे कैसे वैरी करती है। कंसंट्रेशन का मतलब, अरे कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है ना कि उसके डाइल्यूशन को चेंज कर, उसके कंसंट्रेशन को चेंज करना। कंसंट्रेशन कैसे होगा, जैसे कि मान लो पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ था नॉर्मली ग्लास के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से मैंने क्या किया, इसका ऐसे समझो, डाइल्यूशन का मतलब ये कोई बीकर है और इस बीकर के अंदर ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रोलाइट भरा था, इतने लेवल तक। अब ऊपर से तुमने पानी मिलाना शुरू किया, तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा ना। पहले ये जो Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट इतने लेवल पे था, अब ये थोड़ा बढ़ के ऊपर चले जाएगा, हम्म. मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ। अरे यार ऐसे समझो ठीक हो गया. कि दूध है ना, एकदम जब अगर जिसको क्या बोलते हैं एकदम प्योर मिल्क अगर मैं मिलाऊं, तो उसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है, पानी की क्वालिटी कम होती है ना। लेकिन अगर ऊपर से पानी डालते जाओ, तो प्योर जो मिल्क होता है उसका कंसंट्रेशन, वो जो गाढ़ा पहले होता है, क्या वो पतला होना शुरू हो जाता है। तो कंसंट्रेशन Yes, का sir. मतलब यही है ना कि पानी मिलाओगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा। पहले मिल्क बहुत गाढ़ा था, अब पानी मिला दिए, क्या हो गया, अब वो हल्का हो जाएगा, मिल्क की क्वांटिटी उसके अंदर कम हो जाएगी, पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसी प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो पहले मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रखा था, उसमें मैंने पानी मिला दिया, तो अब क्या होगा, सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा ना। पहले जितना था उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जैसे पहले मिल्क प्योर था, पहले मिल्क गाढ़ा था, पानी मिला दिए तो दूध की क्वांटिटी कम हो गई, पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, मतलब मिल्क का पतला हो गया, तो मिल्क की क्वांटिटी घट गई, यानी कि हम क्या कहेंगे, मिल्क का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो वही हमसे पूछा था कि कंसंट्रेशन को अगर बदलेंगे, मतलब बेसिकली हम कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी घट जाती है डाइल्यूशन को बढ़ाने से। अब समझो कि ऐसा क्यों होता है। चलिए बता तो दिए, लेकिन समझाइए क्यों होता है, हम नहीं मानेंगे, घटती है बढ़ती है। आओ देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे। एक बीकर लो लेट्स, है ना, ये बीकर है हमारा, ठीक, ये हमारा बेसिकली बीकर पड़ा हुआ था। अब लेट्स से कि मैंने इसके अंदर क्या रखा है, ये तुम्हारे आयंस है इसके अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस ही तो होते हैं। तो लेट्स से ये Yes. कंडक्ट करने वाले आयंस प्रेजेंट है इसके, ठीक है। इतने लेवल तक मैंने क्या रखा है, इतने लेवल तक मैंने क्या रखा है कि लेवल रखा हुआ, कंसंट्रेशन का लेवल रखा है ना। बेसिकली इसके अंदर आयंस ये प्रेजेंट है जो मैंने ड्रॉ कर दिया डॉट डॉट से, है ना, ये तुम्हारे आयंस है। तो मैं बोलता हूं कि जरा इसकी कंडक्टिविटी डिफाइन करो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है।
Yes, sir. है ना? तो जैसे हमने रेजिस्टिविटी के लिए कंडीशन फिक्स किया था क्या, कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया होनी चाहिए, वैसे ही अगर मैं Meter कंडक्टिविटी की square. बात करूंगा तो यहाँ कोई वायर तो नहीं है ना, यहाँ तो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। थोड़ा ध्यान से समझना, इसलिए बोला हूँ कि थोड़ा कम समझेगा, थोड़ा ध्यान से समझना, अभी समझ समझ में सब कुछ आ जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि जो वायर की लेंथ होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, है ना, या 1 सेंटीमीटर कर लो या 1 मीटर कर लो, एक ही बात है। ठीक। लेकिन यहाँ कोई वायर नहीं है, यहाँ तो हमने क्या लिया है, बीकर लिया है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा है। तो अगर इसके अंदर मेरे को कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है तो मैं क्या कहूंगा कि एक यूनिट इसके अंदर अगर मैं ले लूं, यानी इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ कोई वायर नहीं है कि हम लेंथ और एरिया डिफाइन करेंगे, यहाँ हम वॉल्यूम डिफाइन करेंगे ना जी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना कंडक्टेंस हो रहा है वही तो कनेक्टिविटी कही जाएगी। जैसे पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया में जितना रेजिस्टेंस था उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते थे, वैसे ही पर यूनिट वॉल्यूम में जितना कंडक्टेंस होगा उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, यानी कप्पा बोलेंगे। इतना समझ आया कि नहीं? Yes, sir. इतना समझ आया यहाँ से? तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ना एक पर यूनिट वॉल्यूम मान लेता हूँ। तो लेट्स से पर यूनिट वॉल्यूम मैं यहाँ मानता हूँ ये इतना है। लेट्स से ये यहाँ से लेकर ये, और बेसिकली एक क्यूब मान लो पर यूनिट लेंथ का। तो ये जो इसके अंदर जितना होगा ना, ये एरिया तुम्हारा पर यूनिट वॉल्यूम का है। अब इस एरिया के अंदर थोड़ा ध्यान समझो, एक बार और मैं बताता हूँ, ये थोड़ा देखो थोड़ा मेसी हो गया, इसको बढ़िया से मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान दो, एक सेकेंड। लेट्स से मैंने पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, मैंने पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर दिया। लेट्स से मैं बोल दिया ना कि यहां से यहां तक पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अब इसके अंदर, है ना, यहां से यहां तक पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसके अंदर देखो जितनी कंडक्टिविटी होगी, जितना कंडक्टेंस होगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस एरिया के अंदर जो मैंने येलो से डिनोट किया है ना, इस एरिया के अंदर जितना कंडक्टेंस होगा उसी को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक। तो ये केस था बिफोर डाइल्यूशन। और इसके अंदर देखो तो लेट्स से मैं यहाँ एक और चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसके अंदर कितने फ्री आयंस तुमको दिख रहे हैं? तीन। तीन नजर आ रहा है इस एरिया के अंदर, ये देखो, ये एक, Yes, दो और sir. तीन। अभी कितने यहाँ? 3 फ्री आयंस थे। ये बिफोर डाइल्यूशन का है। अब क्या करो, अब पानी मिलाना शुरू करो। जब इस बीकर के अंदर आप पानी मिलाना शुरू करेंगे तो लेवल बढ़ेगा, और आयंस दूर दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे एक दूसरे से? बिल्कुल जाएंगे सर, फैल जाएंगे आयंस, क्योंकि अब देखो अब लेवल यहां यस तक हो सर। गया, तुमने पानी भर दिया। अब ये जो चार्जेस थे अब ये बहुत दूर दूर सेपरेट हो गए, है ना। अब उतना ही एरिया यहां मानो। अब देखो यहां 3 फ्री आयंस थे, लेकिन अब जो ही हमने डाइल्यूशन किया तो आयंस के लिए जगह बढ़ गई, वो दूर दूर हो गए। अब यहाँ कितने फ्री आयंस बचे? सिर्फ एक, एक 1. फ्री आयंस बचे। अब तुम खुद बताओ, 3 फ्री आयंस के वजह से जितनी कंडक्टिविटी यहाँ आ रही होगी, क्या उतनी कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के बाद भी आएगी? No, sir. नहीं। नो सर। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बदल गए। यहाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ फ्री आयंस 3 थे, तो कनेक्टिविटी जितनी थी चलो फिक्स थी, एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, हाँ उतनी कनेक्टिविटी है। लेकिन अब ये क्या किया, ये आफ्टर डाइल्यूशन वाला केस है। हमने पानी जो ही मिलाया तो पानी का लेवल जो है क्या हुआ, स्पेस स्पेस क्या हुआ, ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम, अरे पहले वॉल्यूम कितना था? पहले वॉल्यूम इतना था, इतना ही है ना वॉल्यूम टोटल। अब वॉल्यूम इतना हो गया। अब सोचो कि डाइल्यूशन के वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, जिसके वजह से जो फ्री आयंस थे उनके पास स्पेस हो गया, अब वो दूर दूर हो गए। अब दूर दूर हो गए मतलब उतने ही यूनिट एरिया में अगर मैं उतने ही कंडक्टिविटी को डिफाइन करूं, तो यहाँ देखो अब सिर्फ एक फ्री आयंस दिख रहा है, यहाँ 3 थे, तो यहाँ कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और यहाँ Yes, सिर्फ sir. एक फ्री आयन बचा, यस सर। मतलब यहाँ कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गया. घट जाएगी, कम हो डिक्रीज गया. हो जाएगी। यस तो सर। बिफोर डाइल्यूशन जितना था, आफ्टर डाइल्यूशन उतना नहीं होगा। इसलिए मैंने, अब आओ पीछे मैंने क्या लिखवाया है कि कंडक्टिव विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब डिक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होते हैं ना, वो फ्री आयंस, जो फ्री चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने की वजह से। क्लियर? ओके। क्लियर हो Yes, गया sir. सबको? Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? तो ये क्या थी तुम्हारी कंडक्टिविटी, मैंने समझाई।
क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसीलिए कंडक्टिविटी डिफाइन की है मैंने किसके लिए, एक बीकर के अंदर सोल्यूशन के लिए, है ना। यहाँ कोई लेंथ, यहाँ कोई वायर तो नहीं है, यहाँ हम केमिस्ट्री नो पढ़ रहे हैं ना, सर। यहाँ फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो जैसे रेजिस्टिविटी 1 मीटर लेंथ 1 मीटर एरिया के लिए थी, वैसे कनेक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन की जाती है केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर, इसलिए मैंने पर यूनिट वॉल्यूम लिया। उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सबको क्लियर हो गया? आई थॉट इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आप नहीं कंफ्यूज हो गए कभी भी, वेरिएशन वाला हमेशा याद रखोगे, याद यस रखोगे। सर। सर। चलो, यस सर। वैसे ही मैं तुमको क्या बताने वाला था अब, वेरिएशन ऑफ व्हाट। तो आओ लिख लिया जाए, लिख डाले हो या लिख लिया जाए, आओ लिख लो पर लिख लो, कंडक्टिविटी। थोड़ा सा लिख लो कि विथ, इसको साफ साफ लिख लो यहाँ, विथ द इंक्रीज इन डाइल्यूशन, with the increase in dilution, the number of ions present in the number of ion present per unit volume लिख लो, जिसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख दिया जाता है, वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो ना, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ही ना, यस सर। द सॉल्यूशन डिक्रीजेज एज अ रिजल्ट, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। यस, कप्पा यानी कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑल्सो, डिक्रीजेस। याद रखोगे हमेशा इसको, विथ डाइल्यूशन, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। यस। यस सर। चलिए, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे वेरिएशन, किसका ऑफ वेरिएशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। यस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो है लेमडा एम, जो है लेमडा एम विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली है डाइल्यूशन से है, ठीक है। कंसंट्रेशन ओके बदलने का सर। मतलब है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करना है ना, पानी को मिलाना, कैसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन सही से लिख लो, विथ। अब सबसे पहले समझो कि सर जैसे आपने समझाया ना पीछे कि कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए होती है, वैसे एक बार समझा दीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे अगर बीकर दिया हो तो। आओ देख लो, जैसे लेट्स से वही बीकर लेता हूं मैं, उसके अंदर क्या किया मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर डाला, तो लेट्स से इतने लेवल तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया गया इसके अंदर, ठीक है, पूरे आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर, आयंस प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने तुमको क्या बताया था कि एक स्पेसिफिक पर यूनिट वॉल्यूम जब डिफाइन कर लोगे इसके अंदर तो उसको कंडक्टिविटी बोलेंगे, वेयर एज अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूँ ना, तो मोलर कंडक्टिविटी जितना वॉल्यूम होता है ना, उस ओवरऑल पूरे वॉल्यूम को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी इस पूरे वॉल्यूम में जितना कनेक्टिविटी होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर कनेक्टिविटी। वेयर एज स्पेसिफिकली क्या था कि एक यूनिट वॉल्यूम मानना है, इसमें पूरा वॉल्यूम हम नहीं ले रहे थे, इसमें सिर्फ क्या ले रहे थे, पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे थे, लेकिन इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लेंगे। यानी मोलर कनेक्टिविटी डिफाइन करनी हो तो हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर जितना उसका कितना जितना वॉल्यूम का कंसंट्रेशन, वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, वो पूरे ओवरऑल वॉल्यूम को की कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी, यहाँ तक तो समझ आए। यस अब सर। देखो, अभी जो मोलर कंडक्टिविटी का जो कंडक्टर, ये जो कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन होता है ना, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तब, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तब। इसीलिए हम इसके अंदर दो चीजों के लिए पढ़ेंगे, उसके अंदर तो एक ही था, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई पंगा नहीं था, क्योंकि उसमें हम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिफाइन कर रहे थे चीजें। अब इसके अंदर ओवरऑल वॉल्यूम लेना है ना, इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं किसके लिए, दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम वेरिएशन देखेंगे इसके अंदर। एक तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो तो, और दूसरा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो। यही मेरा मोटिव था, इसलिए मैंने आपको पहले ही स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिख लीजिए यहीं पे, ये वेरिएशन ऑफ लेमडा एम, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम फॉर
पहले हम देखें किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसके साथ, विथ कंसंट्रेशन के साथ, है ना। वेरिएशन ऑफ लेमडा एम मतलब मोलर कनेक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे यार, विथ क्योंकि ओवरऑल कंसंट्रेशन। वॉल्यूम में डिपेंड करेगा ना, ओवरऑल वॉल्यूम हम किस इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रहे हैं ये डिपेंड करेगा। या तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना सकते हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना सकते हैं। अब यहाँ तुम स्ट्रॉन्ग बनाते हो वीक बनाते हो, यहाँ तो पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब था, इसलिए इसके अंदर दो नहीं डिफाइन हुआ, है ना। या तुम स्ट्रॉन्ग लो या तुम वीक लो, तुम चेक करोगे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ही। लेकिन यहाँ तो ओवरऑल वॉल्यूम लेने लगे ना यार हम, यहाँ हम पूरा मोलर कनेक्टिविटी डिफाइन किसके लिए होता है, ओवरऑल वॉल्यूम के लिए होता है। तो इसीलिए यस सर। यहाँ अब कंसंट जो सोल्यूशन बना सकते हो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सोल्यूशन बनाओगे तो उसका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ कुछ और होगा, और अगर वीक का बनाओगे तो कुछ और होगा। अब वही देखना है, इसलिए मैंने दो केस डिफाइन कर दिए। इसके अंदर दो केस पढ़ेंगे, एक तो लैम्ब्डा का वेरिएशन, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसके साथ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर हम अगला क्या पढ़ेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर। तो वेरिएशन ऑफ लैम्ब्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कंसंट्रेशन, अब हम देखेंगे। तो इसके अंदर भी नोट करो, जैसे हमने पहले नोट किया था फिर रीजन समझा था, तो इसके अंदर भी नोट कर लो पहले। इसके अंदर क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोलर कनेक्टिविटी होती है ना, फिर मैं पाई लिखने वाला था, लेमडा एम इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस स्लोली बट बहुत धीरे होती है विथ डाइल्यूशन। इंक्रीज तो होती है लेकिन उसका रेट बहुत स्लो होता है। यानी पीछे कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन मोलर कनेक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज अब हो रीजन रही है। समझो कि इंक्रीज क्यों हो रही है, पहले ये समझो फिर देखना कि सर स्लोली क्यों इंक्रीज, है ना। देखो ये बताओ, डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा सर। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। और मोलर हम्म। कनेक्टिविटी तो ओवरऑल वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती है। तो अगर यस सर। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि कंडक्टिविटी बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, यस, बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। और क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है ना। जो ही डालोगे तुरंत पहले से सारा आयंस टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। तो सर। इसके अंदर फैक्टर क्या काम कर रहा है, इसके अंदर फैक्टर ये काम कर रहा है कि जो ही हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो रहा है, लेट्स से कि ये बीकर था पहले, है ना। ये डाइल्यूशन से पहले एक बीकर था जिसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम था, है ना, ये वॉल्यूम का लेवल है। सिमिलरली अब मैं क्या किया, पानी ऐड किया इसके अंदर और इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, जो मैंने इतना कर दिया, है ना। तो ओवरऑल वॉल्यूम इसमें क्या है, इसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, कम है, और इसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। ज्यादा। मतलब डाइल्यूशन जब हम कराए, जब हम पानी को मिलाए इसके अंदर, तो ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मतलब लेमडा एम की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इंक्रीज करेंगे। और इसमें वॉल्यूम कम था, इसलिए इसके लिए लेमडा एम की वैल्यू क्या थी, एज कंपेयर टू सेकंड बीकर कम हो गई। यस सर। तो लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज तो होती है, लेकिन स्लोली इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो स्लोली वाला टर्म है ना, ये क्यों होता है, इस पे थोड़ा सा रुक जाओ। आगे मैं जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा दूंगा ना, फिर वापस से आके बताऊंगा कि यहाँ मैंने स्लोली डाइल्यूशन क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वेरिएशन किसका, लेमडा एम का फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वैसे ही वेरिएशन लेमडा एम का लिख लो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम फॉर वीक फॉर इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। विथ कंसंट्रेशन। देखो लेमडा एम यहाँ भी है, लेमडा एम ऊपर भी था, मतलब सर इंक्रीज तो यहाँ भी हो, लेमडा एम तो नहीं बदला है ना, बस खाली स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट बदल गए हैं। तो इंक्रीज यहाँ भी होगा, जैसे पीछे इंक्रीज हुआ था, वैसे लेमडा की कनेक्टिविटी इंक्रीज तो यहाँ भी होगी। ये भी लिख लो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होती है, लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज करती है। इंक्रीजेस बट व्हाट, रैपिड इंक्रीज करती है, मतलब बहुत तेजी से विथ डाइल्यूशन। With- अब देखो, बस डिफरेंस क्या याद रखना है सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डाइल्यूशन होता है वो स्लोली होता है,
सॉरी जो इंक्रीज होती है वो क्या होती है, स्लोली स्लोली होती है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो तुम्हारा क्या होता है, लेमडा की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज तो होती है लेकिन बहुत फास्ट होती है जब हम डाइल्यूशन करते हैं, है ना। अब रीजन में तुमको यस समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वहां स्लोली क्यों होता है, यहाँ तेज क्यों होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में तेज और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में स्लोली होती है। अब देखो क्यों होता है भाई स्लोली। तो पहले तो ऊपर देख लो स्लोली का रीजन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब सर इसके आयन जो है ना वो पहले ही कंप्लीटली टूट चुके होंगे, टूट चुके होंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ होगा। यस ये होता सर है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, डिसोसिएशन पहले से ही क्या हो गया होगा, पूरा हो चुका होगा, 100% डिसोसिएशन हो चुका होगा पहले से ही, है ना। तो इसके अंदर एक ही फैक्टर है जो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और वो फैक्टर ये है कि सर जैसे ही आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम की वजह से यस सर चार्जेस को स्पेस मिल जाएंगे ताकि वो मूवमेंट ज्यादा करेंगे। और जब मूवमेंट ज्यादा होता है मतलब कनेक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अरे यार कनेक्टिविटी किससे डिफाइन होती है, चार्जेस के मोबिलिटी से। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, कंडक्शन होगा, और उतनी ज्यादा क्या होगी, कनेक्टिविटी एक्टिविटी होगी। होगा अरे यार चार्जेस के मूवमेंट से ही तो इलेक्ट्रिक करंट आता है, ये तो पढ़े हो। और इलेक्ट्रिक करंट मतलब यस कनेक्टिविटी हो रही है, Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कनेक्टिविटी। तो अगर मोबाइल चार्जेस क्या कर रहे हैं, उनको स्पेस ज्यादा मिल रहा है, यहाँ देखो यहाँ वॉल्यूम कम था तो खूब सारा धक्का मुक्की है, तो यहाँ ज्यादा क्या है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी मोबाइल चार्जेस का मूवमेंट कम है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया जिसकी वजह से स्पेस मिल गया दूर दूर, और ये क्या किए, दूर दूर जाके अपनी कंडक्टिविटी को बढ़ा लिए, क्योंकि जब चार्जेस दूर जाएंगे तो क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, चार्जेस का मूवमेंट, और चार्जेस जितने ज्यादा एरिया में मूव करेंगे तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब सर वॉल्यूम बढ़ाने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ मोबाइल, मूवमेंट ऑफ मोबाइल चार्ज मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस लिख लो या फिर मोबाइल चार्जेस लिख लो, फ्री आयंस या फिर मोबाइल चार्जेस। ऐसे इसको नेक्स्ट 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 लाइन में लिख लेते हैं। डिसोसिएशन 100% हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू मूवमेंट मूवमेंट ऑफ ऑफ फ्री Movement of आयंस free. या फिर मोबाइल चार्ज मोबाइल चार्जेस ओवर ए लार्ज वॉल्यूम, मतलब लार्ज स्पेस। तो इसके पीछे एक ही फैक्टर काम कर रहा था, है ना, मतलब बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, किसका, आयंस का। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो एक और स्लाइड ले लो। अब मैं बात करता हूं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम मतलब मोलर कनेक्टिविटी मोलर की वैल्यू रैपिडली बढ़ती है। रैपिडली मतलब फास्ट, तेजी से, फास्ट बहुत तेजी से बढ़ती है विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक है वीक है। जो और यहाँ रियली कंप्लीट डिसोसिएट होती है डिसोसिएशन पहले से नहीं हुआ है, यहाँ जैसे ही आप और पानी डालेंगे और डिसोसिएशन होगा। मतलब यहाँ नंबर यस ऑफ फ्री चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। भाई साहब मतलब दोनों मिलकर कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। यहाँ क्या फैक्टर था, यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा था, यहाँ डिसोसिएशन पहले से हो चुका था, मतलब यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस, फ्री चार्जेस बढ़ेंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था, नंबर, चार्जेस का नंबर नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ मूवमेंट बढ़ रहा था। लेकिन मूवमेंट बढ़ यहाँ रहा तो था वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पहले से कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, यहाँ जैसे ही आप पानी डालेंगे तो चार्जेस का नंबर और बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ चार्जेस का मूवमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी यहाँ दो फैक्टर काम कर रहा है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के पीछे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही फैक्टर काम कर रहा था। वो फैक्टर कौन सा था, सिर्फ मूवमेंट था। लेकिन यहाँ मूवमेंट के साथ साथ, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले ही बताया था इसके अंदर पार्शियली डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है,
तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे, जैसे ही आप पानी और मिलाएंगे, तो वो और आयंस में टूटेगा, जो नहीं टूटा था पूरा वही पूरा टूटेगा। तो टूटने की वजह से नंबर yes, ऑफ फ्री चार्जेस और ज्यादा जनरेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बढ़ने के साथ साथ उन मोबाइल चार्जेस का जो है क्या होगा, जो तुम्हारा मूवमेंट movement होगा भी बढ़ जाएगा। वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है साथ में, वॉल्यूम भी बढ़ Yes, रहा sir. है, नंबर ऑफ फीचर भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ दो फैक्टर काम कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो फैक्टर काम कर रहा है कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, और यहाँ एक ही फैक्टर काम कर रहा है कनेक्टिविटी को बढ़ाने का। इसलिए सर यहाँ इंक्रीज तो होगा लेकिन स्लो इंक्रीज होगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंक्रीज भी होगा, साथ Rapid में बहुत फास्ट, increase बहुत होगा। रैपिड इंक्रीज होगा। क्लियर? Yes, sir. लिख लो। इलेक्ट्रोलाइट किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों, पहला तो नंबर ऑफ Free ions increases. चार्जेस, मतलब इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि जितना पहले डिसोसिएट नहीं हुआ था, बाद में क्या हुआ, डिसोसिएशन हो गया, मतलब बढ़ गए, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बढ़ गए, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। टूटना, मोर आयंस का टूटना, जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे और आयंस ब्रेक होते जाएंगे, है ना, वो कंप्लीट ब्रेक होते जाएगा। तो इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। होता है। इसके वजह से नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहला फैक्टर ये थे। दूसरा, दूसरा Movement क्या है? of free आयोनिक ions. मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी ऑफ चार्जेज, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। जैसे वो मोबिलिटी बढ़ गया था, मूवमेंट बढ़ गया था। मोबिलिटी Yes, का sir. मतलब मूवमेंट, Movement. मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेस। तो दो फैक्टर यहाँ है, वहां सिर्फ एक फैक्टर था, यहाँ दो फैक्टर है, इसलिए इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी बहुत तेज बढ़ेगी। मोबिलिटी का मतलब क्या Rapidly होता है? increase करेगा movement. मूवमेंट होता है। ठीक, अब आ जाओ। अब इसके अंदर देखो, मुझे लगता है कि आज ये चैप्टर खत्म हो पाएगा, ठीक है। एक और सेशन इसका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आज मैं लास्ट क्या करता हूँ, ग्राफ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद तुम सबको छोड़ देता हूँ। ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन आज हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे होने वाले हैं, है ना। वेल, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर ना ग्राफ बनाया जाता है ना। इसके लिए ग्राफ बनता है किसका? लेमडा एम और कंसंट्रेशन का ग्राफ, मोलर कनेक्टिविटी और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनता है। मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन सी, Concentration. इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूँ, ठीक है। आज पक्का, ठीक है, रोज बोलता हूँ, लेकिन आज पक्का मैं क्या करूंगा, चैट के मतलब तुम्हारे सेक्शन के अंदर ये पूरा नोट्स डाल दूंगा, जिनका छूटा होगा वो एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी सिर्फ पढ़ो ध्यान से, अभी नोट करने की चक्कर में मत पढ़ो, आज पक्का मैं डाल दूंगा, ठीक है। तुम लोग को नोट्स मिलेंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई थॉट, मैं सोचा कि आज ही खत्म कर दूंगा, बट एक सेशन और लगेगा, उसके बाद ये, ठीक है, पूरा सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आओ, दो ग्राफ पढ़ लेते हैं। दो ग्राफ क्यों भाई? तो यार, क्योंकि लेमडा एम दो दो के लिए डिफाइन है ना, एक वीक के लिए, एक स्ट्रॉन्ग के लिए, दोनों का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, दोनों ग्राफ पढ़ना पड़ेगा ना। Yes, sir. क्या हो, दोनों ग्राफ पढ़ लेंगे। और ग्राफ यहाँ इसी को कॉपी करके यहाँ बना लेते हैं, दो एक्सेस बना लो। अब पहचानने के लिए सवाल कई बार आते हैं ग्राफ देखिए, क्या कई बार। आओ, तो ये इधर रहेगा तुम्हारा, वाई एक्सिस पे हम रखते हैं लेमडा एम को। देखो फिर मैं स्मॉल लेमडा बना रहा हूँ, कैपिटल लेमडा, नॉट स्मॉल लेमडा, बनाना भी मत स्मॉल लेमडा, कैपिटल लेमडा से मोलर कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, ठीक है। कल के सेशन में ना क्या करेंगे ना, कि क्वेश्चन भी ले लेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि सर ये इतना पढ़ा रहे हैं ना, कहाँ आता है, कैसा आता है, ठीक है। देख लेना। और ये कंसंट्रेशन लेते हैं, यहाँ याद रखना, बस एक टर्मिनोलॉजी है, इसको याद नहीं रखना है तुमको। कंसंट्रेशन टू दी पावर, ठीक है, रूट का ग्राफ होता है ये, अंडर रूट सी का ग्राफ होता है। बट इस पर ध्यान मत दो, बस इतना मेजर याद रख लो कि सर यहाँ जो अंडर रूट सी, जहां ग्राफ दिखेगा कंसंट्रेशन और लेमडा एम का, वो वहां रूट के टर्म में ही दिखेगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा अगले क्लास में इसका रीजन, ठीक है। तो यहाँ रूट सी का ग्राफ होता है, ये तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन है। और इधर क्या है तुम्हारा, बोलो बोलो, मोलर कंडक्टिविटी। Molar conductivity. सिमिलरली ये एक और ले लो, मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ ले लो कंसंट्रेशन। है तो कंसंट्रेशन, लेकिन रूट में है। क्यों है, मैं नेक्स्ट सेशन में तुमको समझा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। रूट क्यों लेते हैं, लेकिन है तो कंसंट्रेशन ही ना, इसलिए मैंने पीछे क्या लिखा है, ग्राफ मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा एम वर्सेस कंसंट्रेशन, C. ठीक है। अब देखो
कैसे ग्राफ बनता है थोड़ा ध्यान। ये ग्राफ मैं बनाऊंगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये ग्राफ मैं बनाऊंगा तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ में बनाना चाहूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, स्लोली इंक्रीज हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, है ना। यस सर। तो इसका ग्राफ ना हमेशा ऐसे आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा विद नेगेटिव स्लोप। ये तुम्हारा किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। मतलब ऐसा ग्राफ दिखे तो समझ जाना ये किसका ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करूं, है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है एकदम रैपिड से, यानी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का ग्राफ बनता है। और यहाँ ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्टडीली, और यहाँ एक ही बार बढ़ गया अचानक से, देखो, है ना। तो ये दोनों ग्राफ है, याद रखिएगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनेगा। और याद रखिए इसमें जो कंसंट्रेशन है ना, इसमें कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं तो कंसंट्रेशन कम, अरे डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन का कम हो जाना ना। यस सर। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी मिला रहे हो तो प्योरिटी कम हो रही है ना, मतलब कंसंट्रेशन घट रहा है। तो यहाँ डाइल्यूशन का मतलब हम इधर बढ़ के चेक करेंगे, इधर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे। देखो लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ वैल्यू कुछ और थी, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ वैल्यू कुछ और हो जाएगी, है ना। बढ़ रही है। तो हम जब पीछे जा रहे हैं इधर, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का ग्राफ ये बनाए हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या है, पीछे जाएंगे तो, लेकिन देखो जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं ये अचानक से देखो बहुत मैक्सिमम हो गया, ये पैरेलल हो गई ना, देखो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई। पहले का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा हो गया ये कहीं मीट नहीं होगा, इसका एंड नहीं दिख रहा है तुमको, ये पैरेलल ही जा रही है ऊपर। और यही कल के लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो बस अभी आज के लेक्चर में तुमको ग्राफ का नेचर याद रखना है कि सर अगर ग्राफ पहचानने के लिए आ जाए ना, कैसे पहचानेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल है कि नहीं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन दिखेगी मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए दे दूं, तो मान लो अगर ये ऐसे बना के आ गया, बोल दिया कि ये केसीएल के लिए है ना, ये बोल दिया तुम्हारा CH3COOH के लिए, तो आप समझ जाओगे ना केसीएल एक यस सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इससे भी समझ जाओगे, ये भी देख के समझ जाओगे। KCl NaCl ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना जी, और यस सर। CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, शुरुआत में ही बताया मैं। तो कई बार KCl COCH3 लिख के आ जाता है, ऐसे ग्राफ बना देगा, बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सा स्ट्रॉन्ग के लिए है कौन सा वीक के लिए है ना। तो ये लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं बस बनाया हूँ यहाँ, लेट्स से KCl ग्राफ है और ये CH3COOH का ग्राफ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई थॉट की चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ये वाला पार्ट, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे किससे डरते हैं, डस्ट इक्वेशन से सबसे ज्यादा, फिर डरते हैं तुम्हारे फैराडे लॉ, और तीसरा यही कंडक्टिविटी वाला पार्ट, जहां से मोलर और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और कल आएगा कोलराउस लॉ जो लास्ट टॉपिक होगा, और कोलराउस लॉ, ये सब बड़ा डरते हैं बच्चे, ठीक है। तो आई थॉट कि मैंने फियर को तो कम कर दिया, चीजें अच्छे से तुमको समझा दी, कैसे वेरिएशन है उसका ग्राफ सिखा दिया, बहुत कुछ चीजें आज हमने पढ़ लिया, काफी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ ली, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे। मैं सोचे चला था कि आज खत्म हो जाएगा, बट एक लेक्चर और मिलेगा, ठीक है आपको इस, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कभी पढ़ा भी नहीं है पहली बार पढ़ेगा उसको भी चीज समझ में आएंगी, मैंने ऐसा पढ़ाया, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं रहने यस देते हैं। सर।